प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रुक जाना नहीं परीक्षा अर्थशास्त्र के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपका अभ्यास पेपर है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इसके पहले हमने एक पेपर अपलोड कर दिया है जिसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो सब बता दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। मैं दोस्तों आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं सब क्वेश्चन याद करना है, सारे क्वेश्चन याद करना है। समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो समष्टि अर्थशास्त्र है ना, उस समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर समग्र का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में औसत लागत वक्र का आकार होता है। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, ध्यान देना। सभी 4 सेट बताऊंगा, चारों के चारों ही आप याद करेंगे। और उसके बाद में आप लोगों की जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन में निकालूंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकते हैं, वो बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर आपको पास होना है, अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है। औसत लागत वक्र का आकार होता है। देखो औसत लागत जो वक्र है ना, उसका आकार जेड के आकार के जैसा होता है, जेड अक्षर है ना उसके जैसा होता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, याद आपको ही करना है, सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है ना। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर पूर्ति, देखो जब पूर्ति बढ़ती है मतलब मूल्य बढ़ता है तो उस समय क्या हो जाता है, तो उस समय दोस्तों पूर्ति भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, अगर कोई सी वस्तु है ना उसकी कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति जरूर बढ़ती है, तो यहाँ पर बढ़ती है लिखेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया था। मतलब जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये कब इसकी पहचान हुई, कब अस्तित्व में आया, तो 1929 के बाद में, 1929 के बाद अस्तित्व में आया था समष्टि अर्थशास्त्र। और समष्टि अर्थशास्त्र ना, इसमें समग्र का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। 1929 में ही हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य प्रारंभ करा था। किसने करा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, 1929 में। और 4 कालों में हिंदी साहित्य को बांट दिया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आप लोग, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान का नहीं है। तो दोस्तों इसमें भुगतान का हस्तांतरण किस प्रकार का नहीं है, आपको उत्तर में बता देना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण, आरबीआई जो है ये बैंकों का बैंक भी कहलाती है, एक बात याद रखना आप सभी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, बैंकों का बैंक ये कहलाती है। इसका राष्ट्रीयकरण आप लोगों को 1949 बताना है, ठीक है, 1949 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं। निवेश के निर्धारक घटकों में आपको याद रखना है, आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, आ और बा दोनों, यानी कि पूंजी की सीमांत क्षमता भी है और ब्याज की दर भी है, ये दोनों ही उत्तर में है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सा पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखेंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चंस। देखो सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, थोड़ी बात पर ध्यान देंगे आप सभी, ठीक है ना, अगर आपको पास होना है तो। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रिक्त स्थान में छोटे छोटे चरों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो छोटे छोटे, इसका मतलब सीधी सी बात व्यष्टि अर्थशास्त्र आप इसमें याद रखेंगे। व्यष्टि मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे ऐसे लिखा था व्यष्टि, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंची तटस्थता वक्र। ऊंची तटस्थता वक्र जो है स्तर की संतुष्टि दर्शाती है। ऊंची का मतलब उच्च स्तर की संतुष्टि दर्शाती है, तो खाली स्थान में उच्च आप लिखेंगे। पूर्ति का नियम वस्तुओं पर लागू नहीं होता है। जो पूर्ति का नियम है ये नाशवान जो वस्तुएं होती है उस पर लागू नहीं होता है, ठीक, या नाशवान लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है। कौन सी प्रतियोगिता में करती है, तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें करती है, तो यहाँ पूर्ण लिखेंगे। आर्थिक महामंदी में उत्पन्न हुई थी, तो भारत यहाँ पर 1929 आप लिख देंगे, करेक्ट आंसर 1929, 1929, ठीक है। इसके बाद में कीन्स का रोजगार सिद्धांत, देखो 1929 1930 ऐसे याद रखना, कीन्स का रोजगार सिद्धांत पर निर्भर है। तो दोस्तों इसमें कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है ना, वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर है, प्रभावपूर्ण
मांग पर निर्भर है। ठीक, अब देखेंगे हम सही जोड़ी बनाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मांग के आवश्यक तत्व, तो 5 होते हैं इसके आवश्यक तत्व। स्थानापन्न वस्तुएं, कार तथा पेट्रोल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इसको ले जा सकते हैं। वस्तु की पूर्ति, तो वस्तु की जो पूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? वस्तु की पूर्ति उत्पादक के द्वारा की जाती है। ठीक है, और उत्पादक कौन होता है? जो वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का। सामान्य कीमत, ये साम्य कीमत है। इसमें साम्य कीमत तो याद रखना, मांग बराबर पूर्ति, तो इसमें साम्य कीमत हो जाएगी। भारत में बजट की स्वीकृति, तो भारत में बजट की जो स्वीकृति है वो किसके द्वारा? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। भारत में जो बजट है उसकी स्वीकृति में आप लोगों को कंप्लीट उत्तर याद रखना है दोस्तों, और वो हो जाएगा आपका लोकसभा। ठीक है, इसके बाद में रक्षा पर व्यय, तो ये गैर योजनागत व्यय होता है। ठीक है, 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और उसके बाद में सत्य असत्य देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 टेस्ट पेपर और मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता क्या होगी? तो कुल उपयोगिता हो जाएगी अधिकतम। ठीक, अधिकतम आप इसमें याद रखना। प्रति इकाई लागत को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसको प्रति इकाई लागत को जाना जाता है दोस्तों, वो है बाजार के रूप में। ठीक है, किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 1 वर्ष के लिए की जाती है। 1 वर्ष में उत्पादित समस्त सेवाओं और जितना भी मौद्रिक मूल्य का योग होता है उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो 1 वर्ष कंप्लीट याद रखना। समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसको आप लोगों को बताना है, स्टॉक कहा जाता है। अगला है, किसने कहा मांग पूर्ति मांग को स्वयं जन्म देती है? ये कई बार पूछा है, वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये याद रखना। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। किसने कहा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है या जन्म दे देती है? तो ये कहने वाले थे JB से। ठीक है, JB से। इसके बाद में उपभोग फलन का समीकरण क्या है? तो इसमें आप लोगों को समीकरण बताना है, C बराबर F/Y, ये उपभोग फलन का समीकरण है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन, तो सही से आप इनको सभी को याद करेंगे। देखिएगा यहाँ पर, उपभोक्ता संतुलन बराबर सीमांत उपयोगिता माइनस मूल्य होता है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको सत्य बताना है। उत्पादन बंद कर देने से स्थिर लागतें 0 हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है क्या? तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सत्य लिखना है दोस्तों। ठीक है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतराल कहलाता है। तो इसमें भी आप लोगों को क्या लिखना है? सत्य लिखना है। अगला देखिएगा, रिकार्डो ने प्रतिपादित किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित करती है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को कमेंट करके उत्तर देना है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है। तो ये भी आप लोगों का सत्य है। विनिमय दर के निर्धारण में पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपका असत्य होगा। ठीक है, लास्ट वाला गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, ध्यान रखना।